नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 को पूरा करेंगे, जो होगा आपका आनुवंशिकता का। देखो ये जो आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक है, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो पीछे कई दिनों का आपका गैप भी लगा है। इसी गैप को भरने के लिए फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी जिसको आपको शेयर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल आज से हम इसको रेगुलर स्टार्ट, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज के बाद आपकी जो वीडियो आएगी वो आपकी रेगुलर वीडियो आने वाली है। तो इसी के तहत हम आज अपना देखो 4 लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देखना। और आज हम देखेंगे कि आनुवंशिकता होती क्या है, अर्थात जेनेटिक्स क्या होता है, किसने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, कैसे आनुवंशिकता कार्य करती है, इसमें डीएनए का क्या रोल होता है या आरएनए का क्या रोल होता है। इन सब के बारे में हम चर्चा यहाँ पर गहन अध्ययन से करेंगे। अब देखो जो ये आपका यूपी वीडियो होगा, ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होता है। क्योंकि बायो जो होती है, बायो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक के लिए, या किसी भी, यदि आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो ये मान के चलना कि आप फिजिक्स से और केमिस्ट्री से ज्यादा वेटेज आप बायोलॉजी को ही देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति होती है वो यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आनुवंशिकता को। सबसे पहले देखो क्या कहती है आनुवंशिकता। भाई देखो, ये जो होता है ये सजीवों के वे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे कोई कपल है, अर्थात शादीशुदा कोई जोड़ा है, यदि कोई शादीशुदा जोड़ा है तो उनके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। तो जो उनके लक्षण हैं, जो पल के लक्षण हैं वो बच्चों में भी दिखाई देंगे। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं तो इसी को ही हम आनुवंशिकी लक्षण या वंशागति लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक के लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है या हेरिडिटी कहलाती है। आनुवंशिकता की खोज जो की थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ध्यान रखना है कि आनुवंशिकता की खोज किसने की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक शहर में एक पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, अर्थात ये कह लो कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का इन्हें पिता कहा जाता है। इन्होंने जो अपना परीक्षण किया था वो मटर के पौधे पर किया था और 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। जैसे इन्होंने कुछ नियम दिए, जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर कहते हैं ये दूसरा नियम देते हैं ये पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम देते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं अर्थात गुणसूत्र, गुणसूत्र के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के। क्रोमोसोम नामक सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। जो क्रोमोसोम नाम दिया था अर्थात गुणसूत्र जो नाम दिया था वो वाल्डेयर ने दिया था, कब, 1888 में। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी स्थिति, ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिकी लक्षणों का धारण या आनुवंशिकी लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब देखो, यदि मैं आपको एक मोटे से तौर पर आपको ऐसे समझो इसको, यदि आप माने कि ये आपकी कोशिका है और ये है आपका केंद्र, इसी केंद्र के अंदर ही क्या होता है आपके, इसी केंद्र के अंदर होते हैं क्रोमेटिन धागे, या फिर ये कह लो कि क्रोमेटिन धागे होते हैं केंद्रक में। ये क्रोमेटिन धागे, यदि आप इन इस केंद्रक से एक क्रोमेटिन धागे को बाहर निकालें, एक को यहाँ से यदि आप बाहर निकालो, मान लो इस रूप में आपने बाहर निकाल दी, तो इसी पर ही क्या होते हैं, इसी क्रोमेटिन धागे पर ही आपके गुणसूत्र होते हैं, जो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं। ये आपके गुणसूत्र होंगे इसी क्रोमेटिन धागे पर। उसके बाद में यदि आप एक गुणसूत्र को बाहर निकाल लो, मान लो हमने इसको गुणसूत्र को बाहर निकाला और इसको अध्ययन किया, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, यही तो हमारा डीएनए होता है। और ये डीएनए जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन यदि आप इसमें से एक डीएनए को बाहर निकाल लो, मान लो हमने एक डीएनए बाहर निकाल लिया इसका, ये जो हमने एक डीएनए बाहर निकाला, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये जो कंडीशन है, ये वाला इतना जो डीएनए है, इसको यदि हम और भी थोड़ा सा विस्तृत करके देखें, तो जो ये आपको विस्तृत करके देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
इस तरीके से यही आपका जीन होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसके माध्यम से स्थानांतरित होंगे जीन के माध्यम, तो इसी को जीन कहते हैं। क्रम भी थोड़ा ध्यान रखना, केंद्रक, केंद्रक के में क्या होंगे, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे में क्या होंगे, गुणसूत्र, और गुणसूत्र में ही यही अंदर क्या होते हैं, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। कभी कभी यदि आपसे क्रम लगाने के लिए पूछ लिया तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप इसका क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो ये जो जीन है, यदि आप इसे और भी एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं तो इस पर कुछ, जैसे आप देखते हैं इस पर कुछ ग्रुप बने होते हैं, जैसे आप कह लें फास्फेट ग्रुप, पेंटोज ग्रुप, और नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस ही या नाइट्रोजन क्षार ही आपके कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप नाइट्रोजन ही क्षार को देखेंगे तो वो, जैसे आपका एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, एडमिन, थाइमिन, ग्वावनिन, और साइटोसाइनिन, साइटोनिन, ये इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से इस पर कुछ कोडिंग लिखी होती है, जैसे आप मान लो यदि मैं कोडिंग कह दूं कि ए है, जी है, ए है, फिर टी है, फिर नीचे भी आप इसी तरीके से अलग से कोडिंग कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि टी है, सी है, फिर टी है, फिर सी है, इस तरीके से कोडिंग होती है। और ये ध्यान रखना कि ये ही जीन जो होते हैं ये ही एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि तीन जीन को मिलाकर ही कैडोन कहा जाता है, और ये कैडोन जो होते हैं ये एमिनो अम्ल जो होती है उसी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ये जिस तरीके की प्रोटीन की जरूरत होती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात हो जाती है। तो आगे जाकर यदि आपको इसमें आगे डीएनए का स्ट्रक्चर होगा खैर, अ, उसके उस बेस पर मैं आपको और भी डिटेल आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जीनों का विभाजन होता है, और किस प्रकार एक एमिनो अम्ल या कई कई एमिनो अम्ल मिलकर किस प्रकार की प्रोटीन का वो निर्माण करते हैं। तो फिलहाल आप इतना ही इसको ध्यान रखना कि जीन कहाँ से निकल कर आता है, तो जीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। नेक्स्ट है, जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती। जैसे मान लो कोई व्यक्ति की आयु आज 80 साल होगी, तो ऐसा नहीं है कि उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन आएगा। यदि गुणसूत्र 40 हैं तो 40 ही रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा हो गया है, मान लो 80-85 किलो का हो गया, या 120 किलो का हो गया है, कुछ भी मान लो, तो ऐसा नहीं है कि उसके गुणसूत्रों में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम अनुक्रम क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन ही जीनोम का चित्रण कहलाता है। कहना है नेक्स्ट है, पिलवकमान जीन या जंपिंग जीन। जंपिंग जीन किसे कहते हैं, देखो यदि आप एक तरीके से मोटे तौर पर देखें तो जंपिंग जीन उसे कहते हैं, सॉरी, जंपिंग जीन उसे कहते हैं जिस पर कोई डीएनए नहीं होता। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बारबरा मैकेलटॉफ ने किया था। इसकी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स के द्वारा आनुवंशिकी परिवर्तन होते हैं। उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन, देखो डीएनए, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जो मैंने पीछे ही बताया था आपको। एक तो नाइट्रोजनी बेस, इसमें क्या होता है, प्यूरिन और पिरामिडीन होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, और दूसरा होता है फास्फोड बेस। तो प्यूरिन बेस जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन का बना होता है, और डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं, अर्थात एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही डीएनए में समान रूप से होते हैं। पिरिमिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और ये भी ध्यान रखना कि आरएनए ही प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, और आरएनए भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। जैसे आप देखें, एक होता है आर आरएनए, दूसरा होता है एम आरएनए, और एक होता है आपका टी आरएनए। ये आपके लिए ये आरएनए इस प्रकार से यहाँ पर कार्य करते हैं। यदि आप देखें आर आरएनए का क्या कार्य है, तो आर आरएनए का जो होता है ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, और ये जो भाग होता है आर आरएनए, ये आरएनए का 75% भाग निर्माण करता है। यदि आप आगे बढ़े तो यदि देखें टीआरएनए क्या होता है, तो टीआरएनए भी क्या होता है, एमिनो अम्ल से
प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये टीआरएनए। और एमआरएनए का काम क्या है? तो एमआरएनए का काम है एमिनो अम्ल के चुनाव में मदद करता है ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। नेक्स्ट है, ये गलत धारणा है कि डॉक्टर वाटसन तथा जेम्स फ्रांसिस फ्रिंक, एम एच एफ विल्किंस और तथा फ्रैंकलिन ने नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास, या ये कह लो कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है, ये ध्यान रखना। जब आप डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या रिवर्स अनुलेखन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेते हैं। एक्सरे तकनीकी में व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। जैसे डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये तो देखो इसका हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन इसके क्या कहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अभी देख लेते हैं इसी में। जैसे तो पहला कहता है आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो मैंने आपको बताए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल बताए थे। आंसर आपका ए लग जाएगा। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात हैं, तो फिर से वही ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखो मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था वह था आपका गार्डन पी। अर्थात जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस पौधे का चुनाव किया था वो था आपका मटर का पौधा या गार्डन पी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों को जरूर ध्यान रखना, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखना आप इनका। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये था इनका लैंगिक जनन पर आधारित था। सी आंसर होगा। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित था। नेक्स्ट है जीनोम चित्रण, इनमें से किससे संबंधित है? तो जीनोम चित्रण का संबंध किससे था? जीन्स के चित्रण से। आंसर आपका बी लगेगा। तो जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो किसके द्वारा? वो ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा अर्थात गुणसूत्रों के द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेर, जो जिन्होंने 1888 में दिया था, थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियो वायरस। गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत दिया था, तो गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत दिया था सूटन और बावेरी ने। आंसर इसका बी लगे। तो वाल्टर सूटन और थियोडर बोवेरी ने गुणसूत्र के वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक भाग है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा आपका। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अर्थात डीएनए का अत्यधिक लंबा एवं कुंडलित सूत्रानुमा अणु होता है, और इसी अणु में छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए के अणु 5000 से 10,000 या 5000 से कह लो 1 लाख तक होते हैं कि जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। नेक्स्ट, जीन के भीतर अनुक्रम के आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम में परिवर्तन जो कहलाता है वो उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। ए आंसर होगा इसका। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। उद विकास के लिए आनुवंशिकी परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता की जो इकाई होती है उसे जीन कहते हैं।
सी आंसर, क्योंकि जब हमने केंद्रक में तोड़ा था केंद्रक को, तो सबसे लास्ट में कौन निकल कर आया था? वो जीन ही आया था। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या। देखो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला कहता है आयु के साथ बढ़ती है, नहीं। आयु के साथ घटती है, नहीं। स्थिर रहती है, यस। अभी पीछे भी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि चाहे प्रजाति एक ही प्रजाति हो, लेकिन उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हमेशा स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु या वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है डीएनए। आंसर इसका डी होगा। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, पिलवकमान अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बारबरा मैकइंटोश ने। आंसर इसका सी होगा। पिलवक जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकइंटोश थे, जिन्हें 1983 ईस्वी में विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन के द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उससे मक्का के दानों पर धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? तो वो एमिनो अम्ल कौन सा नहीं बनाता? तो ये नहीं बनाता, टायरोसिन। मैंने आपको एडेनिन बताया था, ग्वानिन बताया था, साइटोसिन बताया था। तो ये आपका बी आंसर होगा। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनक से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए की शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोक्सी, ये होगी आपके डीऑक्सी राइबोसोम। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए अर्थात जिसको डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए। तो प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। जैसे डीएनए में मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सी राइबोस तथा नाइट्रोजनी सम क्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोसोम, नाइट्रोजनी समक्षार, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल व साइटोसिन होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? देखो डीएनए की खोज की थी जोहानसन ने। ये आपका, आप ध्यान रखना, वाटसन और क्रिक मत लगा देना। तो ये ध्यान रखना कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था वाटसन और क्रिक ने। लेकिन फिलहाल डीएनए की खोज का नाम आए तो जोहानसन लगेंगे आप। सॉरी, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ, देखो इसमें क्या है कि ये भी नहीं होगा आपका। इसमें एक से ज्यादा आंसर दिया जा सकता है या कोई सा भी आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यार वो देखो इसकी व्याख्या। एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान का सर्वप्रथम श्रेय जो जाता है वो रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिसर को जाता है। तो आप फ्रेडरिक मिसर का नाम याद रखेंगे, बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना और कुछ नहीं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? देखो डीएनए की द्विकुंडली वाटसन और ग्रिक के द्वारा की गई थी। बी आंसर अब लगेगा इसका। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक पीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश्य अर्थात द्विकुंडली संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्मक होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होता है। द्विकुंडलित डीएनए का अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट, राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? वो आरएनए होते हैं। बी आंसर होगा।
राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स अणु आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण को की खोज के लिए थॉमसन आर कोच तथा सिडनी अल्टमैन को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो देखो, किसको रहता है? कार्बन 14 समस्थानिक उपयोग करने वाले अनुसंधान करने वालों को नहीं। एक्सरे तकनीक, यस, एक्सरे की तकनीक में, कोयला में नहीं, रंगरेज में नहीं। तो इसका मतलब आंसर केवल दो होगा, आंसर ए लगेगा इसका। तो एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी आनुवंशिकी कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो देखो, ये तो हो जाता है आपका आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आपका टॉपिक ये यहाँ पर समाप्त। इतने इसमें क्वेश्चन थे और आपको कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया। देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको किसी भी प्रकार के, जैसे आप देखते हैं कि 14 मई को आपको पेपर है, किसी भी प्रकार के यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो वो मेल के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि देखो नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है। आप ये मान लो कि लगभग 60 दिन का टाइम बचा है आपके पास। तो इसी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किस प्रकार से करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।